अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का फर्स्ट प्रतीक, मानव शरीर की कोशिका, द डिवाइन साइंस ऑफ ह्यूमन सेल्स। मेरा धर्म अखंडता है और मेरा आविष्कार दिव्यांग है, जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं और दिव्यांग को आधार करते हुए ही मैं हर चीज को देख रहा हूं कि यूनिवर्स में भी जो परफेक्ट चीजें हैं, या ह्यूमन बॉडी में भी जो चीजें हैं, मानव शरीर का जो भी बनाया हुआ है वो दिव्यांग के आधार पे ही है। जो कोर है, जो सेंटर है, वो दिव्यांग है और उसे ध्यान में रखते हुए कोर चीज को हम समझ लेंगे तो बाकी चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन सेल की तरफ। जब मानव की कोशिका, वो सेल जिससे इंसान बना हुआ है। जैसे ही मैंने शुरू से ही कहा है कि कुदरत के बनने से पहले नियॉन 21 था, फिर नियॉन 22 आया है, उसके बाद रोशनी हुई थी, उसके बाद पंचभूतों से बनकर सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। मनोविद्या इसी का नाम है और मनोविद्या से ही हम सेल की तरफ या कोशिका की तरफ बने हैं। वो जिस्म की सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है और हर 200 अलग किस्म के सेल्स हैं, मगर जो चीज है उसमें कुछ चीजें एक है जो हम इस विषय में पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। और पूरे मनुष्य के, मानव के जीवन में, जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं जो काम करते हैं और उसमें दो किस्म के हैं। वो जो लिविंग सेल्स हैं जो नए सेल बनाते हैं और वो भी सेल हैं जो आगे नहीं बनाते हैं। अब जो लिविंग सेल जो आगे बनाते हैं उसको आधार बना के हम दिखाने वाले हैं। और मैच्योर आरबीसी जो है और न्यूरॉन्स है वो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दो बना नहीं सकते हैं, उसे हम लिविंग सेल नहीं कह सकते हैं, मगर उसमें सारी क्वालिटीज है मगर रिप्रोडक्शन नहीं है। ये भी एक जीवन का सत्य है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी सोच समझ इतनी सरल और सहज हो कि हर चीज की, छोटी से छोटी चीज को भी जानकर, अखंडता को जानकर पूरे दुनिया को वो ज्ञान मिले जिसके आधार पे पूरी दुनिया में, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, हर जगह पे एक ही किस्म का ज्ञान हो, अलग अलग ना हो। अगर वो चाहिए तो हमें अखंडता चाहिए। उसके लिए दिव्यांग के से हम साइंस को दोबारा देखकर वो ज्ञान बढ़ाकर दुनिया को दे जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी ना हो। वो पूर्ण हो, वो संपूर्ण हो, वो अखंड हो। हम अगर जाने तो हमारी तू तू मैं की लड़ाई जो लोगों के कारण है वो कम हो जाएगी, दुनिया एक जैसी बन जाएगी। और मैं समझ सकता हूं कि हम हर बच्चे को, दुनिया के हर बच्चे को सबसे पहले वही ज्ञान दे जो एक तरह का है। अलग अलग देने से हम दुनिया को तोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हर मनुष्य में, मानवता में संपूर्ण बनने की या लोकपाल बनने की शक्ति है, क्योंकि मैं अपने आप को वैसा ही देखता हूं कि मैं किसी से अलग नहीं हूं, मगर मेरी सोच सरल है, सत्यवादी हूं, अहिंसावादी हूं, एक अच्छा इंसान हूं और हर इंसान के बारे में अच्छा ही सोचता हूं। कोई बुरी चीज मेरे ध्यान में आती नहीं है, ना बचपन से आकर नहीं की है। अगर वही इंसान हर सोच के चलना शुरू करे तो दुनिया में अखंडता आ जाएगी, संपूर्णता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ह्यूमन सेल, मैं एक चीज मानता हूं कि कुदरत एक है, हर चीज एक है। जब वो मैनिफेस्ट करती है, जब बनाती हैं, तो पहली चीज जो उभर के आती है वो तीन है। वो, अगर हम देवी देवताओं के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हो जाती है। जहाँ भूमि है, अंतरिक्ष है, जहाँ और हेवंस है, 7 हेवंस है, वो भी तीन है। हर जगह मैं तीन ही देखता हूं। तो सेल में भी अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो तीन ही चीजें नजर आएंगी। जो सबसे बाहर है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में साइटोप्लाज्म है, उसके बीच में न्यूक्लियस है। ये तीन चीजें ही आपको नजर आएंगी जो आप नीचे देख सकते हैं। मगर आप इसे गौर के साथ अंदर देखें, हकीकत में वहां 21 चीजें हैं।
जो सेल मेम्ब्रेन के भी 7 हिस्से हैं, साइटोप्लाज्म के भी 7 हिस्से हैं और न्यूक्लियस भी 7 हिस्से हैं। अगर यही देखा जाए, अगर हम भूमि को देखते हैं, उसके भी 7 हिस्से, आताल टू पताल है। अंतरिक्ष को देखें, एटमॉस्फेयर को देखिए, उसके भी 7 हिस्से हैं। और अगर हम प्लैनेट को देखें तो 7 ऐसे प्लैनेट हैं जिसका असर हर इंसान में होता है। वहां भी 21 हैं, जहां भी 21 हैं, हर जगह 21 हैं। अगर यही सत्य है तो हमें 21 को बना लेना चाहिए। बट इस विषय में एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि इसमें एक ऐसा हिस्सा है जो डिवीजन बनते हुए रिप्रोडक्शन लिविंग सेल में 2 हिस्से हैं जो सेपरेट होकर 2 बन जाते हैं, तो 22 पार्ट में बन जाते हैं। उसे ही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन या ब्रह्मांड कहा जाता है। जो फर्स्ट स्टेज क्रिएशन है वो 22/21 है। ये चीज मैंने दिखाई है। और उसके बाद जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, वो 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ही हैं। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, वो 10 प्लस है। वो जो 10 प्लस है वो 10 + 3 4 4 19 है। और यही चीज दिव्यांग है। यही चीज मैं प्रूव करने की, अगर इस ज्ञान को हम समझ लें तो हर चीज साफ हो जाएगी। ये तू मैं की लड़ाई, ये गलत, ये वो, सब खत्म हो जाएगा। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इसके 7 जो हिस्से हैं, अगर इस पिक्चर में देखें, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की है। मैं मानता हूं कि उन लोगों का काम बहुत बढ़िया है, एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। इसमें देख लें तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, एक आउटर है, एक इनर सरफेस है, और दोनों अलग 2 पैड की तरह हैं। इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 हिस्सों में बड़ी हुई है। बाई लिपिड है, लिपिड 2 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। और उसका एक हिस्सा जो है हाइड्रोफिलिक पोलर हैंड है, जो फास्फोरिक एसिड का है, जो लाल हिस्सा आपको ऊपर नजर आ रहा है। और बीच में जो ग्रीन चीज है वो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर फैटी एसिड टेल है। और आप लेफ्ट राइट साइड में चले जाए तो आप देखेंगे वो एकत्रित हैं, जो दिखाया गया है कि सेपरेट है, मगर वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। उसमें आप कोलेस्ट्रॉल भी देख सकते हैं, शुगर साइड चेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं, इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन जो लॉन्ग चेन है वो भी देख सकते हैं, और पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन शॉर्ट भी आप देख सकते हैं। ये जो 7 हिस्से हैं वो सेल मेम्ब्रेन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो काम को फैसिलिटेट, मगर कंसेप्ट में ये 7 ही चीजें हैं। जो इसे समझ लेगा वो सेल मेम्ब्रेन को ठीक तरीके से समझ पाएगा। इस किस्म का ज्ञान ही हमें बच्चों को दिखाना है, और वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। इसलिए मैं मानता हूं जो देवी देवताओं की पिक्चरों हैं उससे ही मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा है। उसको जानकर पहचान कर ही मैंने दिव्य को निकाला है और दुनिया को दिखा रहा हूं कि अगर दुनिया को ज्ञान चाहिए तो मैथमेटिक्स फर्स्ट होना चाहिए, दूसरी उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए ताकि हम उसे देख सके, समझ सकते, तो उसके बाद ही आगे हम पहचान सकते हैं। तो मेरा मानना है देवी देवताओं की पिक्चरों से ही मैंने सीखा है, और वही सेल में हर चीज में देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं कि डीपर लेवल में एक बाहर का हिस्सा है, एक अंदर का हिस्सा है। जो बाहर का है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिससे कुदरत की जो भी चीजें सेल की रिक्वायर है वो हम मिलती हैं, और वो अंदर आने जितनी भी लिक्विड फॉर्म में है वो अंदर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर बदलता रहता है इसका असर सेल पे नहीं होना चाहिए। सेल के अंदर जो वाटर है वो 61.80 है, और बाहर भी वही है, और अर्थ पे भी है, तो हम संपूर्ण होंगे। हमारा वो अणुविद्या भी वैसी हो तो संपूर्ण हो जाएगी। और जितनी भी लिपिड चीजें हैं, फैट सॉल्युबल हैं, वो आसानी से जा सकती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है और साथ में लिपिड बाइलेयर है। मगर जो वाटर न्यूट्रिएंट है वो नहीं जा सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ। उसके लिए गेट हैं, जिसे लॉन्ग चेन में आप कह सकते हैं, और उसकी सिलेक्टिव चीजें जो हैं वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। वो चीज हम आगे समझेंगे। अब आ जाते हैं ऑर्गेनल्स पर। जो सबसे पहले 7 हिस्से हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी बनाता है वो जरूरी है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें प्रोटीन्स बनती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसमें लिपिड्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, स्टेरॉइड बनते हैं।
गोल्गी अपैरेटस है जहाँ पे से सब चीजें संपूर्ण होती हैं, मॉडल बनती हैं, रीमॉडल होती हैं, तैयार हो जाती हैं। उसके बाद लाइसोसोम जो है, जो चीजें बेकार की हैं इसको खत्म करना है, वो लाइसोसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ठीक करता है। और रिबोसोम्स में प्रोटीन्स और की चीजें बनती हैं। और साथ में मैं दिखा रहा हूँ सेंट्रोसोम, इसमें दिखाया गया है साइटोप्लाज्म में। उसके दो हिस्से हैं, वो दो बन जाते हैं। और मेरा मानना है सेंट्रोसोम एक्चुअली न्यूक्लियस का हिस्सा है, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो हिस्से मैंने दिखा दिए हैं, और ये दिखाना चाहता हूं कि ई कोलाई एक छोटा सा जानवर है और उसकी डेवलपमेंट भी 10 स्टेजेस में होती है। उसका जो डीएनए है वो इसमें पाया जाता है, जिसके आधार में जैसे ई कोलाई में एनर्जी बनती है, इस वजह से एनर्जी बनती है, उसकी शेप हर तरीके से वैसी है जैसी है। और यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एवॉल्व हुए हैं ओवर ए पीरियड। स्पॉन्टेनियस कुछ नहीं है, जो भी बनाया गया था डिजाइन था, मगर उसको बनाने के लिए स्लोली मैनिफेस्ट करके हर लेवल पे संपूर्णता देख के अगले को बनाया गया, बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम ये भी कह सकते हैं मनुष्य कहीं ना कहीं बंदर की औलाद है। दैट वाज स्टेज। और समुद्र और इंसान के बीच में 97% क्रोमोसोम्स एक जैसे ही हैं, मगर हम मेरी सोचने की समझने की इच्छा, जो न्यूरॉन थ्रू 3 लेयर्स हैं, इसलिए हमारी जो सोच है वो कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। ये भी मैं ओवर ए पीरियड दिखाना चाहता हूं कि हमने कैसे ग्रेजुअली स्टेज तक आए हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने कहा था, उसके दो हिस्से हैं, रफ है और स्मूथ है। रफ में प्रोटीन बनती हैं और स्मूथ में लिपिड एसिड बनते हैं, और साथ में स्मूथ में भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टीरॉयड वगैरह भी बनाए जाते हैं। ये चीज भी मैंने इसमें दिखा दी है। अब आगे चलते हैं गोल्गी अपैरेटस। जैसे मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक बनते हैं या स्मूथ में बनते हैं, इसमें खासकर इसमें वो आ जाते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़े हैं। और जो मॉलिक्यूल जो उसके अंदर आते हैं उसकी रीमॉडलिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है सिस्टम में। उसके बाद वो सेल से बाहर आ जाते हैं और दूसरे ऑर्गेनेल में जाके अपनी शेप लेके कुदरत के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो अपने आप में एक केमिकल फैक्ट्रीज हैं, परफेक्ट हैं। अगर हम जो भी सप्लाई जिस्म को देते हैं परफेक्ट वेजिटेरियन है, जो जरूरी है, जो चीजें हानिकारक है उसका दुरुपयोग ना करें, तो हम पूरा जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत बढ़िया, दुनिया की सबसे बेहतरीन फैक्ट्री है, हर किस्म के केमिकल बना सकते हैं। अगर हम छोटी मात्रा में चीज लेंगे तो वो अमृत रहेगा, हम वही चीज हम बड़ी मात्रा में लेंगे तो वो जहर बन जाता है। यही जीवन का सत्य है। तो वो बैलेंस लेना कितना जरूरी है, जिससे हम संतोषजनक भी हों, स्वस्थ भी हों, हर से कंप्लीट हो, वो जानना बहुत जरूरी है। वही चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके आधार पे हम कभी बीमार भी ना हो और परफेक्टली हेल्थी भी हों, वेल्थी भी हों, वाइज भी हों, और कुदरत के साथ जुड़े भी हों, और सच्चित आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह लाइसोसोम जैसे मैंने कहा था, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिससे जो भी चीजें हैं जो टूटनी है, जो काम की नहीं है, वो टूट जाती हैं। मगर इसमें एक खूबी है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी हो रहा अंदर ही हो रहा है, और बनने के बाद, खत्म करने के बाद वेस्ट को सेल में डाल जाते हैं और वहां से वो बाहर आ जाता है। बट रिबोसोम में जैसे आप सकते हैं तो डीएनए, जो डीएनए से माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे बनाया जाता है, जो है आरएनए में आ जाता है, और उससे अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, वो चीजें रिबोसोम में होती हैं, जो यहाँ देख सकते हैं। अब आगे आते हैं सेंट्रोसोम, जिसकी शक्ल जो दो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, और उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में देख रहे हैं, उसमें खूब से देखें कि अंदर 9 हिस्से हैं। उसके बाद तीन तीन चीजें हैं, 27 हैं। ये मैथमेटिकल डिजाइन भी अपने आप में संपूर्ण है, खूबसूरत है। आप देखेंगे कि यही पिक्चर जो मैंने राइट साइड में ऊपर बनाई है, जिसमें प्रज्ञान चक्रा के साथ डाला हूं, वही चीज वहीं नजर आती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत की देन है। अगर इन चीजों को हम समझ लेंगे तो जिस्म के 10 हिस्से
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, उषा, अनहता, विशुद्धि, अजन, विज्ञान, प्रज्ञान और शास्त्रार्थ को समझ सकेंगे तो आप संपूर्णता को, विज्ञान को अखंडता तक ले जा सकते हैं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही ज्ञान मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी किताबें एक किताब में नहीं डाला जा सकता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस और हर नेक्स्ट वीडियो को और भी पहले से बेटर बना रहा हूँ ताकि लोगों की समझ और भी है। मैं जानता हूँ मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, XYZ से शुरू कर रहा हूँ, मैं ABC शुरू करेंगे तो डाले बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर परफेक्ट को पहले जानेंगे तो इनपरफेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। नीचे से ऊपर जाने में कष्ट है। दुनिया में आज तक नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ऊपर से नीचे लेके आना ज्यादा सरल भी है, सहज भी है और कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम संपूर्णता को जानते हैं तो बाकी चीजों को जानना आसान, क्योंकि संपूर्णता ही एक अटूट अंक है। ये जानना जरूरी है। अब हम न्यूक्लियस सेल पे आ जाते हैं। इसके विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं यही दिखाना चाहता हूँ इसके साथ ही से। ऊपर में आप देख सकते हैं सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर पोर्स भी हैं, क्रोमेटिन भी है, ग्रैन्यूल्स भी हैं, क्रिप्टोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है, क्रोमेटिन डिफ्यूज भी है, फाइब्रिल्स भी हैं, DNA, RNA, क्रोमोसोम, हर चीजें हैं। मगर जो नीचे का पिक्चर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यो न्यूक्लियस के साथ ही सेंट्रोसोम इतना क्लोज लगा हुआ है, उसकी ही एक्सटेंशन है। इसलिए मैं सेंट्रोसोम को न्यूक्लियस के साथ जोड़ना चाहता हूँ, साइटोप्लाज्म में नहीं। और जो मैंने उसमें साथ दिखाया है ये दिखाने के लिए जरूरी है। तो वहां पे हम वेसिकल दिखा सकते हैं जो चीजें लाकर डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर ले जाते हैं। तो वहां पे साथ वैसे हो सकते हैं और इसे इसके साथ जोड़ा जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि 7+7+7 ज्यादा अच्छा वैज्ञानिक, प्रज्ञानिक अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है। अब 22/21 को मैंने दिखा दिया है। फर्स्ट क्रिएशन में ऐसा ही है। अब जो 10 स्टेजेस हैं और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर लिविंग सेल्स हैं उसमें 21 पार्ट हैं, वो 22 बन जाएंगे, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बन जाता है। मगर जब सेल कंप्लीट हो जाता है वो 21 से शुरू होता है, फिर 22 पे जाता है, फिर 10 स्टेज के आधार पे वो मैच्योर सेल बन जाता है। वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ना तो न्यूक्लियस है और ना ही उसमें सेंट्रोसोम है। मगर न्यूक्लियस को इसलिए निकाला गया है कि क्योंकि एक सेल में 38.1966% ही मैटर हो सकता है और हीमोग्लोबिन जो इसका मेन हिस्सा है ऑक्सीजन लेने के लिए वो 35% है। जब वो 35% ले जाए तो बाकी ऑर्गेनल्स के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बाकी 3% में बाकी चीजें हैं, वो ऐसे चलते हैं कि उसको 21 दिन में बनते हैं और 120 डेज तक ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके आगे चलने की, उसकी प्रोटीन बनाने की और नई चीजें बनाने की क्षमता नहीं है। ये जीवन का असर। मगर काफी मैंने जब स्टूडेंट को पूछा कि लिविंग सेल और मैच्योर सेल में कितना अंतर है तो यही कहते हैं कि जो न्यूक्लियस से ही प्रोडक्शन होती है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ न्यूक्लियस जरूरी है मगर वो डिवीजन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सेंट्रोसोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेंट्रियोल में बदलता है। और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। न्यूक्लियर जो न्यूरॉन सेल्स है जो बचपन से पैदा होते हैं आखिर तक रहते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, वो वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि उसको इसलिए डिजाइन किया है कि ताकि हमारी मेमोरी हमेशा के लिए रहे। तो उसकी इस्तेमाल करने के लिए न्यूक्लियस है, मगर जो चीज मिसिंग है न्यूरॉन में वो सेंट्रोसोम है। इस किस्म का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, जो हर चीज में दो चीज ऐसी चीज लगा जो दुनिया में पढ़ाया नहीं जाता है। तो आज ने आपने देख लिया होगा कि 21 पार्ट जो हैं वो 22 पार्ट में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बदल जाता है, उससे ही डिवीजन होती है। ये न्यूक्लियस नहीं है, बाकी दूसरी चीजें नहीं है। यही चीज आप रेड सेल में देखते हैं, यही न्यूरॉन में देख सकते हैं, यही लिविंग सेल्स में है। जिसने इस किस्म का ज्ञान देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है,
वो एक ही छोटी सी चीज को हमेशा के लिए याद रखेगा। जी, चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ के कंफ्यूज होने से, पर अनलर्निंग और रीलर्निंग बहुत डिफिकल्ट है। मुझे खुशी है कि मैं बचपन से ही सत्य असत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसलिए मेरा पूरा दिमाग एक मस्तिष्क हजारों जीवी की तरह है। मेरी रैम बहुत बड़ी है। शायद इसलिए मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना पा रहा हूं, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड यूज। लोग 7 चक्रों की बात करते हैं, मैं 10 प्लस की बात करता हूं। मैं 100 ट्रिलियन सेल्स को जानता हूं, पूरे दिमाग को जानता हूं, पूरे जिस्म को जानता हूं। यही वेद कह रहे हैं, यही उपनिषद कह रहे हैं, यही पुराना ज्ञान है। अगर वो लोग कुदरत के साथ जुड़े हैं तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? यही मेरी दुनिया को बताने की कोशिश है। आप इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अखंड विद्याश्रम को बनाया गया है, क्योंकि मैं अकेला ही इसको अनुभव कर पाया हूं, दुनिया को दिव्यांग दे पाया हूं, नए सिंबल दे रहे हैं, नई रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो ये घर अपने आप में एक संपूर्ण हो, वो काम मुझे ही करना है, वो अखंड विद्याश्रम में किया जाए। इसलिए शायद दुनिया का इम्पेकेबल विजडम, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, वो दिखाने का शायद सौभाग्य मुझे मिला है, ताकि दुनिया में अखंडता दोबारा आ जाए। जो भारत सत्य युग की पहचान रखता था, विश्व गुरु था, डिवाइन मैथमेटिक्स भारत ने दिया था, मगर हम दुनिया जो देख रहे हैं वो मैन मेड कंसेप्ट हैं, उसमें गलतियां हैं। अब दोबारा दिव्यांग के आधार पे हम दोबारा जब साइंस करके नए तरीके से किताबें लिखेंगे, दुनिया को मिलेगा, उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। कोई भी साइंटिस्ट नोबेल प्राइज लेने के बाद दूसरा साइंटिस्ट आपको उसको नकारेगा नहीं, क्योंकि हम एवोल्यूशन की तरफ नहीं, हम संपूर्णता की तरफ, अखंडता की तरफ, यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पैदा है। मेरे ख्याल आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी वेरी